गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस एक्ट, बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था। तो उसके अंदर चैप्टर वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया था। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको किताब में देखकर तैयार करनी है, मैंने कल बताई भी थी। अपन जब फेस टू फेस क्लास लेंगे तो एक एक टर्मिनोलॉजी को सिखाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन में दिया हुआ है, लेकिन उनको समझाने के लिए पूरी 10-10 मिनट 15 मिनट की क्लास चाहिए। तो ये मीनिंग्स है सारे, कोशिश करना हिंदी में डिक्शनरी में देखकर वी विल ट्राई अगेन। बट अब अपन बात करते हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है। तो चैप्टर वो जो चैप्टर था 9 वो 2 पेज का ही था, उसको वो तो बैकग्राउंड था। अब जो मेन चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे डेट लगा लो, वो क्या लिखा हुआ है? लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट के लीगल प्रोविजन पढ़ना है। इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट कैसे होगा, हाउ वी कैन कंप्लीट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए हमें प्रत्येक चीज को, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी को बारीक से पढ़ना पड़ेगा। तो लीगल प्रोविजन अपन को देखने पड़ेंगे। तो लीगल प्रोविजन की बात करूं तो लीगल प्रोविजन का मतलब हो गया कि कोई चीज कैसे कंप्लीट होगी, कौन कौन से नियम उसके साथ चलते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं, पहला मैं पढ़ रहा हूं, पहला पॉइंट ये देखो, बड़ा वाला 1 लिखा हुआ मैंने, इसको ध्यान से देखना। ये पॉइंट आप, इसके अंदर सब पॉइंट बहुत सारे हैं, इसको पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं अपन? लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद द प्रपोजल और ऑफर। तो मैंने आपको प्रपोजल भी पढ़ाया और ऑफर भी पढ़ाया। तो एक प्रपोजल और एक ऑफर, उसके क्या नियम होने चाहिए। प्रपोजल क्या होता है? किसी व्यक्ति को अपन प्रपोज करते हैं, तो माइंड दूसरी जगह लेके मत जाना। प्रपोज करने का मतलब होगा किसी चीज को बताना। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से किसी चीज को प्रपोज करते हैं, किसी वस्तु को के लिए प्रपोज करते हैं, किसी सेवा के लिए प्रपोज करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है। तो उसका क्या प्रोविजन होगा, लीगल प्रोविजन क्या होता है। तो देयर आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू लीगल प्रोविजन। फर्स्ट वन इज, सुनना, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज। मतलब प्रपोजल तभी कंप्लीट माना जाएगा जब किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ न कुछ कोई बात कही जाए। जैसे आप खुद का खुद प्रपोज करोगे कि शाम को मैं खाना खा के सोऊंगा, दिस इज नॉट प्रपोजल। एक स्वयं का स्वयं के अंदर प्रपोजल नहीं दिया जा सकता। प्रपोजल करने के लिए, ऑफर देने के लिए कम से कम 2 पार्टी होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ की सेल्फ सोचते हो कि आप, मैं मेरी सेल्फ स्टडी करूंगा, आज रात को मैं डिनर हल्का भोजन करूंगा, ये जो आप किसी व्यक्ति को बता नहीं रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो ये आपका प्रपोजल नहीं माना जाएगा। देयर शुड रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 पार्टीज। तो एक व्यक्ति प्रपोज करने वाला होना चाहिए और एक दूसरा व्यक्ति प्रपोज को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर। बड़ा इजी है प्रपोजल। प्रपोजल को कंप्लीट करते कि प्रपोजल ऑफर क्या होता है, जब 2 पार्टियां होती है तभी प्रपोजल हो सकता है। पहला रूल है, ये क्या है? लीगल प्रोविजन है। पहला याद कर लो, एग्जाम के हिसाब से याद कर लो कि पहला लीगल क्या पॉइंट होना चाहिए, प्रपोजल के लिए 2, ऑफर के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है द प्रपोजल में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। समझने की कोशिश करना है नेगेटिव पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं। कि प्रपोजल किसी कार्य को करने के लिए और किसी कार्य को न करने के लिए भी दिया जा सकता है। प्रपोजल में बी फॉर समथिंग टू डू वर्क और नॉट टू डू वर्क। किसी कार्य को करने के लिए और नहीं करने के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसकी मेन मार्केट के अंदर दुकान है। अब दूसरा कोई व्यक्ति सेम प्रोडक्ट के स्वयं सर्विस से रिलेटेड कोई व्यक्ति दुकान कर रहा है। मिस्टर एक्स की दुकान, मिस्टर वाई नया कोई आया मार्केट में। तो मिस्टर एक्स ये कह सकता है उसको कि सर यहाँ पे आप अपनी दुकान मत ओपन कीजिए। तो किसी कार्य को न करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति की गवाही दी जाती है। गवाही का मतलब समझते हो? एविडेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में एविडेंस दिया जाता है, उसके पास कुछ ना कुछ गवाह है। तो जो व्यक्ति कंडक्टेड है वो क्या बोलेगा कि सर आप मेरी गवाही मत देना, आप मेरी गवाही मत देना, मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या चीज है? दीज आर नॉट टू डू, किसी कार्य को न करने के लिए। तो देयर आर मे बी नेगेटिव इन फॉर्म, कोई भी काम नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी
हो सकता है। तो पॉजिटिव फॉर्म का मतलब किसी कार्य को करने के लिए, जैसे अपन डील करते हैं कि ये 50,000 रुपये दिया अगले को कि भाई आप मेरे को 50,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को मोबाइल दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, ये सारी चीज़ें, कुछ खरीदना कुछ बेचना, ये सारी डील है, ये पॉजिटिव है। नहीं खरीदना है, नहीं लेना है, नहीं करने से रिलेटेड क्या हो गया, नेगेटिव। तो किसी कार्य को करने और नहीं करने दोनों के लिए प्रपोजल हो सकता है। तो ये दूसरा अपना प्रोविजन हो गया। तीसरा प्रोविजन सॉरी, कैन बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस स्पेसिफिक और जनरल। समझने की कोशिश करना। कैन बी इम्प्लाइड, तो कल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी अपन ने, उस टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखा था इम्प्लाइड किसे कहते हैं। तो इम्प्लाइड का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य कर देना। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि आपने कोई नाम रख दिया, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं था, उसने वो कोई काम कर दिया, या आपके ब्याह पे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य कर देना, आपके ब्याह पे किसी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर पे बिल आता है तो अपने पापा जी को अपन ने बिना बताए अपन चुका कर आ जाते हैं, अपने पॉकेट में पैसा रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, तो आपका जो बिजली का बिल है 5,000 रुपये का, आपके कजन ने, आपके भाई ने या आपके रिलेटिव ने, किसी ने वो पेमेंट कर दिया, तो मुझे क्या बताइए, क्या वो 5,000 रुपये का पेमेंट अपन को उसको देना नहीं पड़ेगा? 5,000 रुपये लायबिलिटी अपनी थी, चुकाया उसने, अपन को पूछे बिना चुका दिया उसने, उसकी गलती क्या है, उसने चुका, लेकिन चुकाना तो था अपन को। तो एक तरीके से देखे जाए तो वो पेमेंट उन्होंने अपने बिहाफ पे किया है, दैट इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब बताकर, बोलकर, लिखकर। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के रिलेटेड। जैसे मैंने आपको कोई काम देता हूँ, उससे 12th के लिए है। जैसे अपन बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, आपने किताब में कोई डील की कि सर बिजनेस स्टडी की किताब देना मेरे को 12th क्लास के लिए, दैट इज स्पेसिफिक। लेकिन मेरे को बिजनेस स्टडी की किताब लेनी है तो आपको जरूरत है 12th की। बिजनेस स्टडी तो 11th से लेके लास्ट तक चलती है, आप पूरी पढ़ाई कर लो, बिजनेस स्टडी की PhD कर लो, सब में चलती है। तो अगर अपन को जनरल किताब लेनी है या स्पेसिफिक किताब लेनी है, स्पेसिफिक लेनी है तो अपन को किसी चीज को बोल कर लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रपोजल हम देते हैं वो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। अच्छा, जनरल का मतलब अपन कोई भोजन करते हैं, मान लो अपने कोई प्रोग्राम किया, नॉर्मल भोजन, नॉर्मली अपने दिमाग। स्पेसिफिक का मतलब कोई किसी की शादी है, कि किसी बच्चे का प्रोग्राम है, कोई मृत्यु भोज है, जो भी है वो स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम प्रपोजल दे रहे हैं वो जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, क्रिएट लीगल रिलेशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रपोजल वही होना चाहिए, प्रपोजल वही हो सकता है जो आगे जाके लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब ये हो गया, अगर कोई काम ऐसा है या आपने ऐसी चीज का प्रपोजल दिया है और लिए है जो आगे जाकर कानून के द्वारा बैन लगा हुआ है, कानून उसको मान्य नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई जमीन खरीदनी है, यू वांट टू बाई सम लैंड फ्रॉम मिस्टर अक्स, और अक्स है माइनर, अक्स क्या है, माइनर। अब अक्स माइनर है, आपको पता है कि ये जमीन अक्स के नाम है और अक्स के पिताजी है वो एक्सपायर हो गए। अब मिस्टर अक्स है वो जमीन का मालिक तो है, लेकिन वो माइनर होने के कारण बेच नहीं सकता, वो कोई डील ही नहीं कर सकता। और आप उसके स्टाम्प लेके गए, रजिस्ट्री पे साइन करवा के ले आए। तो मैं कह रहा हूँ, आप उसको जब बोलोगे कि आपकी मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ वो प्रपोजल बनेगा ही नहीं कभी, बिकॉज वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। क्योंकि प्रपोजल आपको वही देना है, वही प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल माना जाएगा, और फिर माना जाएगा जो आगे जाकर क्या बने, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुई, जैसे आपने किसी डील की किसी पागल व्यक्ति के साथ, क्या आपको लगता है वो डील होगी? तो कहने का मतलब प्रपोजल और ऑफर क्या होने चाहिए बेटा, जो क्या क्रिएट कर सके, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। आगे चलते हैं, केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। देखो कितनी अच्छी बात हुई है, केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। भैया आपने तो कह दिया, लेकिन उसके एक्सेप्टेबल भी तो होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते कि कोई चीज है, अपने किसी व्यक्ति को कही कि ये जो चीज है वो आपको 20 लाख रुपए में लेनी है, या मैं आपको ये 20 लाख रुपए में दे दूंगा। अब सामने वाले के पास 2 लाख रुपए है, तो कहने वाला आपने प्रपोजल तो दे दिया, लेकिन हमें पता भी था उसके पास 2 लाख रुपए है,
क्या वो 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे पाएगा? या दूसरी बात, एक्सेप्टेबल का मतलब एक्सेप्टेड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, सामने वाला व्यक्ति समर्थ होना चाहिए, चाहे मॉनेटरी हो चाहे अदर फॉर्म में हो। जैसे हमने कहा कि सर आप अपनी जमीन हमें बेच दीजिए, अब अपन ने कह दिया, लेकिन रियल में क्या है, वो जमीन उसके नाम ही नहीं है, उसका ओनर कोई और है, तो क्या वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर पाएगा इसको? इसका मतलब हम जो ऑफर देते हैं, जो हम प्रपोजल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कब बनेगा बेटा? जब वो हमारा दिया गया ऑफर उस व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल कब होगा? जब उस सामने वाले व्यक्ति की बाउंड्री में आए, उसकी कैपेसिटी में आए, उसके लिए कैपेबल हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप तो मैंने कह दिया कि भाई आपकी स्कूटी मेरे को दे दो, लेकिन आपको पता है मेरी स्कूटी के, आपकी स्कूटी के मालिक आप नहीं, आपके पापा है, वो बेचना नहीं चाहते, तो मेरे ऑफर देने से थोड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन मैं आपके पापा जी को बोलता हूँ कि आपकी स्कूटी में खरीदना चाहता हूँ, हाँ, वो यस या उसके उनके यस या नो से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये क्या हो गया? कैपेबल बीइंग एक्सेप्टेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए बेटा? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वो क्या नहीं होता है? प्रपोजल नहीं माना जाता। पॉइंट नंबर 6, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। देखो 6 पॉइंट के अंदर 2 है, और इन्विटेशन टू मेक ऑफर टू डू बिजनेस। देखो ये कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपन करते हैं तो उसका कोई डेस्टिनेशन तो होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए ना। तो पहला कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इसका मतलब प्रपोजल और ऑफर वो होता है जिसके अंदर आपने कोई ना कोई डेस्टिनेशन बताया है, इसका मतलब कोई ना कोई उसकी मंजिल होती है, कोई ना कोई कार्य कंप्लीट होता है। इसका मतलब इंटेंशन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि आप जो प्रपोजल दे रहे हो उसका इंटेंशन क्या है। आपने हवा में बात करी, अब मैंने आपको बोल दिया कि कल से आना है, जब आपको पता है कि कल से नहीं आना है, मैंने कह दिया कल से आना है, तो कुछ बच्चे आएंगे कुछ नहीं आएंगे, आप मेरे दबाव से आओगे, लीगली तरीके से स्कूल खुली नहीं है, तो हम मेरा जो कहने का जो ऑफर था आपको वो सही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा इंटेंशन था मजाक करने का। तो ऐसे ही कोई भी काम पर करेंगे तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन तक पहुंचने का होना चाहिए। दूसरा इसी के अंदर इन्विटेशन टू मेक ऑफर टू डू बिजनेस, या फिर अपन किसी के साथ कोई ऑफर करते हैं, किसी को प्रपोजल देते हैं, तो उसके साथ कोई बिजनेस डील करने के लिए, कोई बिजनेस काम करने के लिए, कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसके लिए इन्विटेशन देते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल, आप 5 रुपये देते हो, जैसे मुझे बिस्किट दे, तो आप इंटेंशन क्या बिस्किट खरीदना है ना, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? एक डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। फिर नंबर चलते हैं पॉइंट नंबर 7, डेफिनेट अनएम्बिगियस एंड सर्टेन एंड नॉट लूज। ये यहां तक डेफिनेट का मतलब क्या होता है भैया? प्रपोजल फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रपोजल दिया कि यार मैं मेरी गाय भैंस बेचना चाहता हूँ, गाय भैंस बेचना चाहता हूँ, इसका क्या अर्थ हुआ भैया? गाय या भैंस तो किस तो हुआ ना, आपको गाय बेचना चाहते हैं, मैं 4-5 इसका 4-5 चीज बेचना चाहता हूँ, मैं 4-5 खरीदना चाहता हूँ, 100-200। कहने का मतलब आपने कोई प्रपोजल दिया, वो डेफिनेट नहीं दिया। मैं मेरी वस्तु 4-5 हज़ार रुपये में बेचना चाहता हूँ, 4 या 5, तो 4 या 5 या 4.5, 200-300, वो तो पैसों में काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब प्रपोजल होना चाहिए बेटा, डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताकि अगला आदमी उसके लिए एक्सेप्टेंस में दिक्कत नहीं आए। अनएम्बिगियस का मतलब बिना किसी दबाव के, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी झोल के, बिना किसी दिक्कत के अनएम्बिगियस होना चाहिए। एंड सर्टेन का मतलब निश्चित होना चाहिए, क्वांटिटी फिगर, एंड नॉट लूज, ऐसे हवा में बात हुई नहीं होनी चाहिए। उसका कोई कंटेंट, उसका कोई लॉजिक होना जरूरी है, तभी वो प्रपोजल माना जाएगा। इसी के साथ आता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपको मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाया था। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात जाना और सेम टू सेम जाना, सेम टू सेम जाना। अगर आपकी बात दूसरे वे में गई, अगर अपने कोई किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया, उसने इशारे का मतलब गलत लगा दिया, जैसे आपने कहा, जैसे आपके पापा आ रहे हैं, आप बातें कर रहे हो, तो आपने इशारा किया कि पापा आ रहे हैं, इशारा ही क्या, बोल तो सकते नहीं हो, तो उसमें उसको समझ में नहीं आई कहानी, तो उसमें आपको आवाज, मान लो जैसे आप टीवी चला रहे हो, आपको आवाज कम करनी थी, गलती से आपने क्या किया, बढ़ा दिया, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन सही नहीं है। तो कहने का मतलब प्रपोजल
सामने वाले व्यक्ति तक ये तो कम्युनिकेशन था। अब बात रही प्रपोजल की। प्रपोजल कम्युनिकेट का मतलब होता है आपने खुद नहीं सोच लिया। जैसे मैं सोच लेता हूँ कि यार असलम जी सर वाला मोबाइल में ले लेता हूँ 4000 रुपये में। अब मुझे बात है कि असलम जी सबको पता है क्या इस बात का। जैसे आपकी क्लास के अंदर मिस्टर अनिल यादव है, उसने एक दिन क्या कहा कि सर आप अपना मोबाइल बेचना चाहते हो, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन एक लड़का मेरे ऑफिस में आ गया कि सर आप अपना मोबाइल बेचना चाहते थे क्या। यार ऑफिस में आके आप ऐसी बात कर रहे हो मोबाइल बेचने से, उसको कौन कम्युनिकेट कर दिया, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं। कभी कभी अपने आप ही कम्युनिकेट हो जाता है। कहने का मतलब है कि मैं जो चीज प्रपोजल देने वाला, लेकिन ये बात भी सही है, अगले ने मेरे को पूछा तो उसने ऑफर तो दिया ना मेरे को कि सर आपको ऐसे, मुझे क्या पता लगता कि मेरा मोबाइल बिकने लायक भी है, चलो कोई नहीं। कहने का मतलब आप जो चीज करना चाह रहे हो, आप अपने घर के अंदर ही घुमा रहे हो, अपने मन में सोच रहे हो, दैट इज नॉट प्रपोजल, दैट इज नॉट ऑफर। का मतलब है आपके अंदर जो है खरीदने की या कोई डील करने की, वो सामने वाले व्यक्ति के कान में जानी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। यू टू ऑब्टेन द असेंट, मतलब सहमति प्राप्त करने का आपका दृश्य होना चाहिए। इसका मतलब आपने प्रपोजल दिया, वो प्रपोजल आपका मकसद होना चाहिए कि मैं उसे सहमति दूं। आपने किसी को ऐसी बात कह दी कि आप मेरे साथ चलोगे, कि उसने कह दिया हाँ, फिर आपने कहा कि नहीं 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 चलना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। था कई बार कहने का मतलब आपका जो यू है ना वो होना चाहिए असेंट के लिए होना चाहिए, सहमति प्राप्त करने के लिए ही प्रपोजल दिया हुआ होना चाहिए। अगर सहमति प्राप्त करने के लिए प्रपोजल आपने नहीं दिया, इसका मतलब आप उनसे गलत बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना ही नहीं है और फिर भी आप किसी को प्रपोजल देते हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनता। आपने कह दिया तो उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है। ये जरूरी होने के लिए ही आपको क्या करना पड़ता है, वो प्रपोजल देना चाहिए। तो ये जो पॉइंट थे बेटा, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद प्रपोजल। प्रपोजल और ऑफर के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं, एक बार 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करना। सारे हर पॉइंट पर अपन यहाँ से चलेंगे। प्रपोजल में कितने व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2, एक प्रपोजल करने वाला, दूसरा एक्सेप्टेंस होने वाला। प्रपोजल क्या हो सकता है, किसी कार्य को करने, किसी कार्य को न करने, नेगेटिव और पॉजिटिव। प्रपोजल क्या होना चाहिए, इम्प्लाइड, इसका मतलब हमारे कोई काम कर देगा। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस, स्पेसिफिक। फिर प्रपोजल क्या होगा, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं कर रहा है, अगर मान लो कोई माइनर या पागल व्यक्ति के साथ करते हैं तो वो क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। फिर बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होने के लिए होना चाहिए और इंटेंशन उसका किसी कार्य को करने के लिए होना चाहिए या बिजनेस के लिए होना चाहिए। प्रपोजल क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, नॉट लूज होना चाहिए। और प्रपोजल क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट अगले को पता होना चाहिए। और प्रपोजल ऑब्टेन द असेंट व्यू। असेंट व्यू मतलब आप सहमति के दृश्य से ही आप सोचोगे कि सहमति होगी इसके, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, प्रपोजल करना है। तो कोशिश करना समझने की, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।